नमस्कार, सीयूईटी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम खुशहाल है और हम आज से यहाँ पर बायोलॉजी की स्टडी करने वाले हैं। तो लास्ट ईयर क्योंकि एक पेपर हो चुका है सीयूईटी का, तो हमारे पास कुछ प्रश्न भी हैं जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि जब हमने इससे पिछले वाली बार में सीयूईटी की कक्षाएं की थी तो उसमें एक चैलेंज ये था कि पहली बार ये प्रोग्राम हो रहा था, इस तरह का कोई एग्जाम हो रहा था, तो उसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा उसे समझना, थोड़ा सा अंदाजा लगाना मुश्किल था। हालांकि जो भी हमने क्लासेस की थी लास्ट टाइम और हमने जो प्रश्न किए थे उससे रिलेटेड, जिन्हें हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन और कुछ और अलग अलग एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को हमने हल किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से। जैसे कि नीट में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से, या फिर एएमयू में कौन से पूछे गए हैं, या मेडिकल में कौन से पूछे गए हैं, सीपीएमटी जो कि पहले होता था, उन सब सवालों को हमने यहाँ पर हल किया था। लगभग वही पैटर्न पढ़ाने का इस साल भी रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हल करें और हम यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अच्छी चीज ये है, क्योंकि एक एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है सीयूईटी का, तो हमारे पास अब थोड़ा ज्यादा विजन रहेगा आगे के लिए कि किस तरह के सवाल आते हैं। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि सवाल का पैटर्न लगभग वही था जो हमने लास्ट टाइम समझा था कि इस तरह के सवाल आने की संभावना है। तो जो आप सवाल देख रहे होंगे, अगर आपके पास अवेलेबल होंगे सवाल, तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सतही सवाल नहीं पूछे गए हैं, है ना। तो एनसीईआरटी से डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ तक कि एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस उस एनसीईआरटी की जो किताब है उसके डायग्राम्स को बेस बनाकर भी पूछे गए हैं। तो आज की क्लास में हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, और हम कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ पर देखेंगे, रिलेटेड क्वेश्चंस को, कि ठीक है इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास यहाँ पर है, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन है क्योंकि डिफरेंट सेट में पेपर हुआ था, तो लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन की पीपीटी बनवा कर अवेलेबल कराए हैं। सबसे पहले जो हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है उसमें 50 प्रश्न होंगे, ये ठीक, और 50 में से 40 प्रश्नों को हल करना होगा, ठीक। और जो हमारा दूसरा पेपर है उसमें क्या पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने हल करने होंगे, वो आपको संबंधित टीचर ही बता पाएंगे, ठीक। तो बायोलॉजी बायोलॉजी के जो सिलेबस है, यहाँ पर हमारी बायोलॉजी की जो पहली यूनिट है जो हमें पढ़नी है वो क्या है, वो है जनन। दरअसल सीयूईटी का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा 12th की एनसीईआरटी जो है बिल्कुल वही है, एग्जैक्टली वही है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था और आज से फिर से मैं ये बात कह रही हूँ, जब हमने लास्ट सेशन किया था, अगर कुछ स्टूडेंट्स लास्ट सेशन वाले भी हों, जब लास्ट टाइम हमने सीयूईटी किया था, और जो नए लोग हैं उनके लिए भी, कि जब भी 12th का कोई सिलेबस होता है, 12th की किताब का कोई सिलेबस होता है जो हमें पढ़ना होता है, तो उसमें एक चैलेंज ये रहता है कि बहुत सारी चीजें हमें 11th क्लास की पढ़नी ही पड़ेंगी, भले ही वो हमारे सिलेबस में मेंशन हो या ना मेंशन हो, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, जब हम 12th का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होंगे, बायोलॉजी को बिना सेल के हम स्टडी कर ही नहीं सकते। अब जो सेल है वो कहाँ है, 11th क्लास के सिलेबस में है, 11th क्लास की एनसीईआरटी में है ना, कोशिका वाला चैप्टर। तो कोशिका को जब हम यहाँ पर डीएनए पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी 12वीं के जो एनसीईआरटी है उसमें डीएनए एक चैप्टर है पूरा, अनुवांशिकी एक चैप्टर है, आणविक जो मॉलिक्यूलर बायोमोलिक्यूल्स में जो इनहेरिटेंस का आणविक आधार, वंशागति का आणविक आधार नाम से एक चैप्टर है। तो ये इस तरह के जो सारे चैप्टर्स हैं उनको, जिसके अंतर्गत डीएनए आता है, उनको बिना कोशिका का अध्ययन किए पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो हम कोशिश करेंगे कि 11वीं क्लास के वो टॉपिक जो हमें यहाँ पर मदद करेंगे, उन्हें भी, उन कॉन्सेप्ट्स को भी हम 1 बाय 1 क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो शुरुआत करते हैं सिलेबस की। तो देखिए, सिलेबस पहली इकाई है जनन यानी रिप्रोडक्शन। बायोलॉजी पढ़ते हुए हमें इस बात का बेहद जरूरी ध्यान रखना है कि हम कोई भी टर्म अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि हम उसे अंग्रेजी में ही याद करें। उसका रीजन क्या है कि बहुत बार सवाल सिर्फ देवनागरी में अंग्रेजी को लिख के पूछा जाता है, जिसका एक एग्जाम्पल, जो एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप सभी जानते होंगे, ये कैसी संरचना है, ये कोशिका में पाई जाने वाली संरचना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसे कहते हैं हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जालिका। लेकिन जब इससे कोई सवाल बनाया जाएगा तो वहां पर अंतःप्रद्रव्य जालिका की जगह क्या लिखा जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब सवाल बनाया जाता है तो अंग्रेजी में तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा ही होगा, हिंदी में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा होगा। देवनागरी में जैसे एसएमएस लैंग्वेज होती है उसमें हम क्या करते हैं, ये लिख देते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसका ट्रांसलेशन थोड़ा मुश्किल ट्रांसलेशन है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होंगी जो बायोलॉजी में आएंगी, जिनको हमें हिंदी में ना हमें याद भले ही ना रहे, लेकिन अंग्रेजी में हमें उन्हें याद रखना है। ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल है। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं बायोलॉजी में जिसकी वजह से हम बार बार कहते हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर सिलेबस को भी मैंने दोनों स्लाइड में रखा है आपके लिए। ठीक, तो जो इकाई है जनन यानी रिप्रोडक्शन, उसमें पहला है जीवों में जनन। जीवों में जनन का मतलब ये है कि जर्नल हमें देखना है कि जीवों में जनन किस किस तरह से होता है। उसमें लैंगिक जनन भी शामिल है और अलैंगिक जनन भी शामिल है। प्रजनन किसे कहते हैं? प्रजातियों की निरंतरता के लिए सभी जीवों का विशिष्ट लक्षण है। प्रजनन के तरीके अलैंगिक और लैंगिक। और जो जनन इकाई है उसके इस पोर्शन में अलैंगिक जनन को स्पेशली मेंशन किया गया है। द्विविखंडन, बीजाणु जनन, मुकुलन, जेम्यूल या गेम्यूल विखंडन, और पौधों में वानस्पतिक प्रसार, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा कि पौधों में अगर सीड से पौधा बन रहा है तो वो लैंगिक जनन कहलाएगा। लेकिन उसके अलावा आप देखते होंगे घरों में क्या की जाती है, ग्राफ्टिंग की जाती है। पेड़ की टहनी को काटा है ना, और उसको फिर कहीं और लगा दिया और एक नया पौधा बन गया। तो इस तरह के प्रजनन को क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन को हमें विस्तार से पढ़ना है जीव में। अब यहाँ जीव मेंशन है तो इसका मतलब है अलैंगिक जनन हमें जंतु में भी देखना है कहाँ कहाँ है, और हमें पौधों में। ठीक है, अब इसी इकाई का जो दूसरा भाग है वह है, अच्छा इसको अंग्रेजी में एक बार अगर हम देख ले, रिप्रोडक्शन। ठीक है, अलैंगिक को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी तरह बाइनरी फिजन, द्विखंडन जिसे हमने कहा, द्विखंडन, स्पोरुलेशन, बडिंग, जेम्यूल, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कायिक प्रवर्धन इसे हिंदी में कहा जाता है। जो यहाँ लिखा है ना, पौधों में वानस्पतिक विस्तार, इसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक, देखिए जितना इंपॉर्टेंट इस सिलेबस को पढ़ना है कि हम जनन पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम आनुवंशिकी पढ़ेंगे, उतना ही जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसके सिलेबस को स्टडी करना। जितनी बार आप सिलेबस को पढ़ेंगे, ठीक, ये समझिए कि जितने अच्छे से आपको अपना सिलेबस पता होगा कि सिलेबस में क्या क्या है, उतनी ज्यादा आपकी अच्छी तैयारी होगी। अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ आप सिलेबस पढ़ के चले जाइए और एग्जाम हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हमें अपना सिलेबस अच्छे से समझ होती है अपने सिलेबस की कि ठीक है हमें ये पढ़ना है। उससे ये फिक्स हो जाता है कि कौन सी चीजें हैं जो अननेसेसरी, जिनमें हमें नहीं पढ़ना है ना, या जिनमें हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। फिर है जो इसी यूनिट का सेकंड पार्ट है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। बहुत स्पेसिफिकली कहा गया है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत हमें पुष्प की संरचना पढ़नी है, नर और मादा युग्मोद्भिद का विकास पढ़ना है, परागण प्रकार पढ़ना है। परागण हम जानते हैं क्या होता है, मेल युग्मक, नर युग्मक होता है पराग कण, है ना, तो उसी का जो प्रोसेस है उसे परागण कहते हैं। पॉलिनेशन अंग्रेजी में इसे कहा जाता है। माध्यम और उदाहरण, यानी किस किस माध्यम से वो पराग कण वातावरण में फैलते हैं और लैंगिक प्रजनन में सहायता करते हैं। फिर है बहिर्प्रजनन युक्तियां, पराग स्त्री केसर संकर्षण। स्त्री केसर जैसे पुंकेसर होता है जिस पर नर युग्मक बनता है, स्त्री केसर होता है पौधों में जिस पर मादा युग्मक बनता है। अब ये दो युग्मक मिलकर संलयन करते हैं, जिस प्रोसेस को हम निषेचन कहते हैं यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि
जनन का एक भाग है। ठीक, जनन को हम 3 डिफरेंट भागों में पढ़ते हैं, तो वो सब हम जब पढ़ेंगे, ऑब्वियसली अभी तो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, तो सिर्फ हम एक ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर द्विनिषेचन क्या है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इससे सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निषेचन पश्च घटनाएं कौन कौन सी हैं, यानी निषेचन होने के बाद भ्रूण का विकास कैसे होगा, भ्रूण पोष और भ्रूण का विकास, बीज का विकास कैसे होगा, फल का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, पौधे के किस भाग से फल का निर्माण होता है, किस भाग से बीज का निर्माण होता है, ये सब कुछ हम यहाँ पढ़ेंगे। असंजनन, अनिषेक जनन और बहुभ्रूणता, इन्हें अंग्रेजी में अगर हम देखें तो इन्हें कहते हैं एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी और पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, ये अलग से टॉपिक है। दरअसल लैंगिक जनन क्या है कि जब दो युग्मक आपस में मिलकर संलयन करें और निषेचन की क्रिया हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं लैंगिक जनन। लेकिन कुछ पौधे होते हैं जो बिना संलयन के नए पौधे को जन्म देते हैं, उन्हीं कुछ कुछ अलग अलग तरह की तकनीक या प्रक्रिया के अंतर्गत असंजनन, अनिषेक जनन और बहुभ्रूणता अलग से पढ़ी जाएगी, ये दोनों आते हैं। ठीक, इसके उदाहरण भी हम पढ़ेंगे और फल का निर्माण और फल का महत्व हमें पढ़ना है। ठीक, अब ये है सिर्फ पौधों के बारे में। जो चीजें हमें पौधों में लैंगिक जनन में पढ़नी है, लगभग वही चीजें हमें किस में पढ़नी है, मानव जनन में पढ़नी है। तो जंतु में जो हमारे सिलेबस में जनन है वो किसका है, मानव जनन है। नर और मादा प्रजनन तंत्र को हमें अच्छे से पढ़ना है। वृषण और अंडाशय की सूक्ष्म शारीरिक संरचना पढ़नी है। युग्मक जनन यानी युग्मक कैसे बनेंगे, और हम जानते हैं कि मानव में युग्मक कौन कौन होते हैं। मानव में युग्मक होते हैं, नर में होते हैं शुक्राणु और मादा में होता है अंड या डिम्ब, जिसे कहते हैं एग। ठीक, उसके अलावा हमें मासिक धर्म, जिसे हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में हम कहते हैं, अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको पढ़ना है। ठीक, और ये पूरे एक चार्ट से हम समझेंगे क्योंकि यहाँ से भी सवाल आते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है 1 to 28 डेज या 22 डेज की एक साइकिल होती है, जिसमें हार्मोन का उतार और चढ़ाव रहता है। ठीक, तो उस आधार पर ही हम इसे पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। कोरक पुटी बनने तक भ्रूणीय परिवर्धन, यानी ये बात कर रहा है किसकी, ब्लास्टोसिस्ट, ये रहा ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन की, है ना। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई जो भ्रूण है वो यूट्रस की दीवार पर यानी गर्भाशय की दीवार पर आकर जब लगता है और माता और उस भ्रूण का जो कनेक्शन होता है उसको कहते हैं इम्प्लांट होना, आरोपण। सगर्भता और अपरा निर्माण यानी प्लेसेंटा का निर्माण। प्लेसेंटा एक ऐसा कनेक्शन है जो गर्भवती महिला और उसके बच्चे के बीच बनता है, उसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। प्राथमिक विचार, प्रसव, प्राथमिक विचार और दुग्ध स्त्रवण, यानी हमें इनके बारे में पढ़ना है लेकिन एलिमेंट्री आइडिया थोड़ा ही पढ़ना है, बहुत डीप में नहीं पढ़ना है। प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन, फिर पार्चुरेशन और लैक्टेशन, यानी किसी शिशु का जन्म होना, किस तरह के उसमें हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं और क्या होता है, वो सब कुछ हम यहाँ स्टडी करेंगे। ठीक है, अब इसी यूनिट में हम, क्योंकि पहले जीवों में जनन पढ़ रहे हैं, नॉर्मल जनरल क्या है, फिर हम पढ़ रहे हैं असल में जीवों में जनन का मतलब ये है, हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि जनन कितनी तरीकों का होता है। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे अलैंगिक होता है, लैंगिक होता है, कायिक होता है, वेजिटेटिव जिसे हमने कहा। ठीक, फिर उसके बाद है पुष्पीय पौधों में जनन, लैंगिक जनन, और उसके बाद है मानव में लैंगिक जनन। अब जनन पढ़ने के बाद उससे जुड़े हुए स्वास्थ्य को इसी यूनिट के अंतिम भाग में हम पढ़ेंगे, जिसे हमने कहा जनन स्वास्थ्य। दरअसल बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिन्हें हम कहते हैं यौन संचारित रोग, जिनका संबंध यौन संबंध से होता है, जिन्हें हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या एसटीडीज। ठीक, तो उनकी रोकथाम और वो कौन कौन से रोग हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं उनको पढ़ेंगे। जन्म नियंत्रण, आवश्यकता और तरीके, फिर हम गर्भ निरोधक और गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति, एमटीपी जिसे हम कहते हैं, या अगर इसको बहुत नॉर्मल हम समझें तो ये है मतलब जब
जैसे आप सुनते होंगे ना अबॉर्शन कराना, तो आप अपने आसपास न्यूज में ये सब पढ़ते रहते होंगे कि कितने हफ्ते तक गर्भपात कराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का हमेशा इस पर स्टैंड रहता है, अगर आप अवेयर रहते हो अपने आसपास की चीजों से, क्योंकि एक पोर्शन आपको जब एग्जाम देना है तो वो जनरल स्टडीज का भी देना है ना। गर्भवती महिला के गर्भाशय की जांच, बंध्यता और सहायक जनन प्रौद्योगिकी। सहायक जनन प्रौद्योगिकी का मतलब है कुछ ऐसे दंपत्ति होते हैं जिन्हें संतान चाहिए लेकिन किसी कारण से वो संतान प्राप्ति में या बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक, तो उन अक्षमताओं को दूर करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है? सहायक जनन प्रौद्योगिकी का। अगर एक लाइन में मैं आपको कहूं, आपने टेस्ट ट्यूब बेबी सुना होगा, तो टेस्ट ट्यूब बेबी इसी का एक प्रकार है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? IVF, ZIFT, GIFT। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें किसमें पढ़नी है? जनन स्वास्थ्य में। तो इस तरीके से ये हमारी पहली यूनिट है जनन, जिसमें हम जीवों में जनन पढ़ेंगे, हम पौधों में लैंगिक जनन, फिर मानव में लैंगिक जनन, और फिर उनसे संबंधित हम कुछ डिजीज पढ़ेंगे जिसे यौन संचारित डिजीज कहते हैं, और उसके अलावा गर्भ निरोधक के तरीकों को पढ़ेंगे कि कैसे कैसे गर्भधारण पर नियंत्रण किया जा सकता है, वो सारी तकनीक इसके अंतर्गत आएंगी। और अगर कोई दंपत्ति संतान उत्पत्ति में सक्षम नहीं है तो उन अक्षमताओं को दूर करने के लिए कौन कौन सी विज्ञान की नई नई तकनीक है, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये है ओवरव्यू एक पहली यूनिट का, जहां से हम शुरुआत करने वाले हैं अपने सिलेबस की। ठीक, अब जो दूसरी यूनिट है, हमारी दूसरी यूनिट है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। ठीक, यही है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम जानते हैं कि जेनेटिक यानी आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। अब मेंडल ने कुछ नियम दिए हैं, उन नियमों को पढ़ना है। ठीक, मेंडेलियन वंशानुक्रम यानी इनके नियम पढ़ने हैं मेंडल के, है ना। और मेंडेलिज्म से विचलन, अब जो इन्होंने 3 नियम दिए हैं ना, उन 3 नियमों से कुछ कुछ विचलन भी दिखाई देता है। कुछ पौधों में ऐसा दिखाई दे रहा है या कुछ और जंतुओं में भी ऐसा दिखाई देता है कि वो मेंडल द्वारा दिए गए नियमों का पालन नहीं करते, बल्कि अलग से कुछ नए नियम दिखाते हैं, कुछ नए प्रक्रिया दिखाते हैं। तो उनको हम कहते हैं मेंडेलिज्म से विचलन। अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं डेविएशंस फ्रॉम मेंडलिज्म। ठीक, और वो कौन कौन से हैं? उन्हें कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और बहुअलील, और रक्त समूहों का वंशानुक्रम। दरअसल ये इसी का उदाहरण है, रक्त समूहों को हम इसके उदाहरण में पढ़ेंगे, बहुअलील और सह प्रभाविता के। कैसे, ये आपको क्लियर होगा जब हम ये पढ़ रहे होंगे, तब मैं आपको वापस से सिलेबस दिखाऊंगी और याद दिलाऊंगी कि हाँ यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया था। ठीक है, फिर है उत्परिवर्तन, जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन। हम जानते हैं कि डीएनए जो है वो डीएनए में क्या है? एक सीक्वेंस है। अगर उस सीक्वेंस में किसी भी वजह से कोई चेंज हो जाता है तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं, जिसके कारण भी कई डिजीज, कई विकार या बीमारियां होती हैं। फिर है बहुजीनी वंशानुक्रम का प्राथमिक विचार। अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं, यहाँ पर आ जाइए, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पॉलीजेनी इनहेरिटेंस। ठीक, तो ये पूरा टॉपिक है एक जिसको हम पढ़ेंगे। फिर है क्रोमोसोम वंशानुक्रम का सिद्धांत, हम जिसमें पढ़ेंगे गुणसूत्र और जीन किसे कहते हैं। फिर हम मानव, पक्षी और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण को पढ़ेंगे। देखिए, हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि जो ह्यूमन में लिंग निर्धारण होता है वो कैसे होता है? XX क्रोमोसोम है, तो इसका मतलब है कि ये मादा को दिखाता है यानी फीमेल, है ना। और XY है तो ये किसको दिखाता है? मेल को। लेकिन जो पक्षी होते हैं और मधुमक्खियां होती हैं, इनमें अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है नर और मादा क्रोमोसोम को। ठीक, तो उन सबको हमें पढ़ना है कि उनमें लिंग निर्धारण कैसे होता है। फिर है सहलग्नता और पुनर्योजन। सहलग्नता वंशानुक्रम, जिसमें हमें पढ़ना है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये भी विकार हैं जिनका संबंध किससे है? इन X क्रोमोसोम से है, या Y से है नहीं, वो हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक क्रोमोसोम होते हैं जिन्हें हम ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहते हैं, और एक क्रोमोसोम होते हैं जो कि हमारा
आखिरी जोड़ा यानी 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम का होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम। तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम है इनसे संबंधित कुछ डिजीज हैं जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, इन सबको हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। फिर है मेंडेलियन, मानव में मेंडेलियन विकार होते हैं जैसे थैलीसीमिया, मानव में क्रोमोसोमल विकार होते हैं जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। दरअसल ये सिंड्रोम जो है इनका संबंध किससे है, क्रोमोसोम से है। हम जानते हैं मानव में टोटल 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। ये तो 23 जोड़े यानी 46 है नंबर में। अगर इस नंबर में किसी तरह से बढ़ोतरी हो जाए यानी किसी में 23 जोड़े की जगह 24 जोड़े हो जाएं, वो हम देखेंगे कि क्या क्या होता है, या इन 46 की जगह इनमें नंबर 47 हो जाए या 45 हो जाए, ठीक है, तो ये क्या शो करता है, ये 47 हो जाए या 45 हो जाए, है ना, जबकि होना कितना चाहिए, एग्जैक्ट 46। तो वो किसी तरह के क्रोमोसोमल विकार को क्या करता है, दर्शाता है, और वही क्या कहलाते हैं, इनमें से कुछ डाउन सिंड्रोम में आते हैं, कुछ टर्नर और क्लिनफिल्टर। किसमें क्या रहेगा वो हम जब पढ़ेंगे तो अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर है वंशागति का आणविक आधार, ठीक है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसकी हम अभी पीछे बात कर रहे थे कि हमें जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है यानी हमें डीएनए को पढ़ना है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम डीएनए को जब पढ़ेंगे तो हम साइटोलॉजी यानी कोशिका को भूल जाए। हमें कोशिका के कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ना ही होगा, हमें कोशिका विभाजन को पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो आनुवंशिक पदार्थ जो है डीएनए के रूप में आनुवंशिक पदार्थ की खोज, ये सब हमें पढ़ना है, और डीएनए और आरएनए की संरचना पढ़नी है। अब जब आरएनए की और डीएनए के रूप में आनुवंशिक पदार्थ की खोज की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ये कैसे पता चला कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो इसके लिए डिफरेंट एग्जाम्पल, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए जिनको हमें यहाँ पर पढ़ना है। अगर आपको याद हो तो आपको इसमें एनसीईआरटी की किताब अगर आपने देखी हो तो एक चूहा है जिसकी पूंछ काटी गई है ना, इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए। एक और एक्सपेरिमेंट आपको दिखेगा जिसमें बैक्टीरियोफाज का इस्तेमाल किया गया, ठीक। तो इसमें हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, हार्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत। फिर है डीएनए और आरएनए की संरचना, डीएनए पैकेजिंग, ठीक है। जब हम डीएनए की संरचना की बात कर रहे हैं तो हम वॉटसन एंड क्रिक का द्विकुंडलित मॉडल हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। डीएनए की पैकेजिंग की बात हो रही है, यानी इसमें हम हिस्टोन प्रोटीन का जो डीएनए में पैकेजिंग होती है उसको समझेंगे। डीएनए की प्रतिकृति यानी उसकी रेप्लिका कैसे बनती है। केंद्रीय सिद्धांत, अनुलेखन, आनुवंशिक कूट और रूपांतरण। यहाँ पर इसका मतलब किससे है, ये कहना चाह रहा है हमें रेप्लिकेशन पढ़ना है, हमें ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, और हमें क्या पढ़ना है, ट्रांसलेशन पढ़ना है। फिर जीन अभिव्यक्ति, और हम जानते हैं कि ये सब मिलकर क्या बनाता है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये आपस में मिलकर इन तीनों प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा की बात हो रही है, सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए का बनना। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डीएनए से जब आरएनए बना उसे हमने क्या कहा, ट्रांसक्रिप्शन। इस आरएनए से जब प्रोटीन बनती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये विस्तार से हम पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ठीक। अब इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं, ये यहाँ तक आ गए थे हम। फिर हम पढ़ेंगे जीन अभिव्यक्ति और विनियमन कैसे ये काम कर रहा है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैक ओपेरॉन, जिसको हम स्टडी करेंगे। फिर जीनोम और मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हमें पढ़ना है, जिसका इस्तेमाल फोरेंसिक साइंस में किया जाता है, ठीक। फिर है विकास, क्रम विकास यानी इवोल्यूशन, उसमें हमें जीवन की उत्पत्ति से संबंधित जो एक्सपेरिमेंट है उसको पढ़ना है, ठीक। और फिर है जैविक क्रम विकास और जैविक क्रम विकास के प्रमाण, ठीक है, उनमें हमें
पूर्वपाषाण विज्ञान और तुलनात्मक शरीर रचना, भ्रूण विज्ञान और आणविक साक्ष्य पढ़ने हैं। यानी हमें ये देखना है कि इवोल्यूशन में भ्रूण के स्तर पर, ठीक है, पहला इसमें दिया गया है पूर्वपाषाण विज्ञान, फिर तुलनात्मक शरीर संरचना कि कैसे हमारे हाथ या हमारे पैर कैसे और जानवरों के हाथ पैरों से मिलते जुलते हैं, ये सब जिसमें हम पढ़ेंगे वो है तुलनात्मक शरीर संरचना। फिर भ्रूण विज्ञान, किस स्टेज तक हम देखते हैं कि मछली का जो भ्रूण है और मानव का जो भ्रूण है वो कुछ हद तक, कुछ महीनों तक उसमें संरचनाएं लगभग सेम पाई जाती है, जिसमें ये पाया गया, या फिर जो मुर्गी का जो भ्रूण होता है तो इन सब में समानताएं पाई जाती हैं, तो उसके आधार पर उसकी तुलनात्मक स्टडी को हमें देखना है। फिर डार्विन के योगदान को देखना है। क्रम विकास का आधुनिक संयोगात्मक सिद्धांत हम पढ़ेंगे। क्रम विकास की तंत्र विविधता, उत्परिवर्तन और पुनर्संयोजन, रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन को हमें पढ़ना है। फिर प्राकृतिक चयन यानी नेचर ने कैसे सिलेक्शन किया उदाहरण के साथ, और प्राकृतिक चयन के प्रकार क्या है, जीन प्रवाह और आनुवंशिक विकार, और इसमें एक लास्ट हमें पढ़ना होगा हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत। उसके अलावा मानव क्रम विकास पढ़ना है कि कौन सा मानव पहले आया, उसका नाम जो आप पढ़ते होंगे ना, निएंडरथल है ना, इस तरह के ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ना, ये सारे हमें पढ़ने हैं और इनके बारे में कुछ कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट होगी, उनको समझते हुए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हमारी है तीसरी यूनिट जिसका नाम है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। ठीक है, स्वास्थ्य और रोग, रोग जन को मानव रोग पैदा करने वाले परजीवी, मलेरिया, फाइलेरिया, एस्कैरियासिस, टाइफाइड, न्यूमोनिया, सामान्य सर्दी, अमीबॉइसिस और दाद, इन सब में से जिनकी लाइफ साइकिल हमें पढ़नी होगी उसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। यानी इन रोग और इन रोग से संबंधित परजीवियों को हमें बहुत डिटेल में इनकी स्टडी करनी है। ठीक, फिर हमें प्रतिरक्षा की बुनियादी अवधारणाएं पढ़नी है जो कि आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट भी हो गई है कोविड के बाद से, जिसमें टीके, ठीक है, कैंसर, एचआईवी और एड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और साथ ही हम पढ़ेंगे किशोरावस्था और नशीली दवाओं और शराब का दुरुपयोग। ये एक टॉपिक है, एनसीईआरटी में बहुत डिटेल से दिया हुआ है, तो उतना ही पढ़ेंगे जितना एनसीईआरटी में हमें इसके संबंध में दिया गया है। फिर है खाद्य उत्पादन में सुधार, उसके लिए हम पादप प्रजनन, ऊतक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर इसे कहते हैं। फिर एकल कोशिका प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, इसे अंग्रेजी में कहते हैं और इस पे सवाल भी आया था, इसे कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। और हम पढ़ेंगे बायोफोर्टिफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन, मधुमक्खी पालन यानी एपिकल्चर, एपिकल्चर, और हमें पढ़ना है पशु पालन। ठीक, फिर उसके बाद इसी यूनिट में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव को देखेंगे हम जानते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे ईस्ट, अगर मैं सबसे छोटा एग्जांपल आपको दूं तो हम जानते हैं कि दही जो होती है उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया होता है ना। तो इसी तरह हमारी आंत में भी कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, इकोलाई, जो हमारे पाचन में हेल्प करते हैं। तो उसी तरह से मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की क्या भूमिका है, घरेलू खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक उत्पादन, वाहित मल उपचार में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ऊर्जा उत्पादन और जैव नियंत्रण कारक और जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव क्या क्या भूमिका निभाते हैं। ऐसे तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम बायोगैस पढ़ेंगे तो वहां हमें उसकी भूमिका समझ में आएगी, और बहुत सारी पॉइंट्स है, बहुत सारी जगह है जहां पर इनको हमें डिटेल से पढ़ना है। अब आती है बात एक बहुत बड़े सेगमेंट की, जो है यूनिट 4 जैव प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग। ठीक है, देखिए ऐसे ही यूनिट 3 ही लाइन में खत्म हो रही है, लेकिन ये बहुत विस्तारित है, और क्योंकि हमने इससे पहले एक जो ये यूनिट्स है ना, ये आपस में बहुत ज्यादा मिली हुई होंगी। जैसे आपको जब भी यूनिट 4 पढ़नी होगी तो आपको सेकेंड यूनिट का ये पार्ट बहुत अच्छे से और ये पार्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम यूनिट 4 को पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो हम ये भी जरूरी नहीं है कि हम यूनिट वाइज ही चलेंगे कि थर्ड यूनिट सेकेंड यूनिट को पहले यहाँ तक खत्म करेंगे उसके बाद फोर्थ पे। ये भी हो सकता है कि हम फोर्थ यूनिट सेकेंड यूनिट का ये पार्ट बीच में रोक दें और फोर्थ यूनिट को पहले इसी के साथ यहीं पर यूनिट 4 को कंप्लीट करें,
और फिर आके हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो वो हम देखेंगे कैसी अंडरस्टैंडिंग है, सारे स्टूडेंट्स किस तरह से समझ पा रहे हैं चीजों को, उसी के अकॉर्डिंग। एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा सारी यूनिट आपस में कनेक्टेड रहेंगी, सारी यूनिट्स को हमें एक दूसरे के साथ जोड़कर पढ़ना होगा। जो मैं आपसे कह रही थी कि सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी होता है। तो सिलेबस का पता होना जरूरी होता है, वो ये नहीं कि आप यूनिट से याद कर ले, आप ये समझे कि किस यूनिट को किस यूनिट के साथ जोड़कर पढ़ने में आसानी होगी, किस यूनिट से हम किस यूनिट में हम दूसरी यूनिट का बेस तैयार कर रहे होंगे। जैसे यूनिट 4 को पढ़ने के लिए हमारा बेस कहाँ तैयार होगा, यूनिट 2 में, है ना। तो जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी, उसके सिद्धांत हम पढ़ेंगे। आनुवंशिक अभियांत्रिकी, पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे ही हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये रहा टॉपिक बीटी फसलें, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है। तो इनमें जो ये जेनेटिकल मॉडिफिकेशन है, आनुवंशिक जो बदलाव है, वो किसके कारण है, वो आरडीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कारण है। तो ये जीएम क्रॉप हो गया। उसके अलावा इसमें हम पढ़ेंगे मानव इंसुलिन और वैक्सीन उत्पादन। देखिए, वैक्सीन उत्पादन हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने टीकों को यहाँ भी पढ़ा था। प्रतिरक्षा की कुछ बुनियादी अवधारणाएं थी जिसमें टीके हमने यहाँ पढ़ा था, ठीक। फिर आ गया हमारा जीन उपचार, ठीक है, जीन थेरेपी क्या है, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव, यानी जो मैंने आपको कहा, इन्हें हम कहते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अगर हम देखें तो अंग्रेजी में यही लिखा होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक है बीटी क्रॉप्स, ऐसे जंतु भी हो सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल, है ना, बायोसेफ्टी इशू, बायोपायरेसी एंड पेटेंट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक। यानी आप जानते होंगे कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो जुड़ी हुई होती हैं, कॉपीराइट जिसे हम कहते हैं पेटेंट, ट्रेडमार्क, उन सब चीजों को भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी यूनिट को पढ़ते हुए हमें सेकेंड यूनिट पे फोकस रखना है कि सेकेंड यूनिट में हम बेस पढ़ लेंगे और चौथी यूनिट में हम उसका एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है हमारी यूनिट 5वीं यूनिट, जिसका नाम है पारिस्थितिकी और पर्यावरण, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ठीक। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ये हमारी अंतिम यूनिट है, जीव और पर्यावरण, पर्यावास और निकेत। देखिए, ये पता नहीं कहां कहां और कितनी बार निष्ठ पे सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस, यानी जनसंख्या और पारिस्थितिक अनुकूलन। फिर जनसंख्या संपर्क है, जिसमें पारस्परिकता, प्रतिस्पर्धा, परभक्षण, परजीवीवाद। उसके अलावा हमें जनसंख्या विशेषताएं पढ़नी है, वृद्धि, जनन दर, मृत्यु दर, आयु वितरण। देखिए, जब हम कल से शुरुआत करेंगे अपने लेक्चर की, तो सबसे पहला टॉपिक ही ये होगा, क्योंकि ये जीवों में जनन को समझने के लिए हमें पूरी लाइफ स्पैन समझनी पड़ेगी कि एक इंसान जब से जन्म लेता है और जब उसकी मृत्यु होती है, उसके बीच में वो कितने फेज से गुजरता है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जब हम सिलेबस डिस्कस करते हैं तो हमें ये सारी क्लैरिटी आती है। अब जो टॉपिक हमें यहाँ दिया हुआ है, वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर, आयु वितरण, इसका संबंध वहां से रहेगा ही रहेगा, जो कि हम पहली यूनिट में पढ़ चुके होंगे जब तक हम यहाँ पहुंचेंगे। फिर हमें पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक सभी का, पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। बहुत आसान और बहुत अच्छा टॉपिक है, सवाल आते हैं यहाँ से, और एक बार आप समझ लेंगे ना तो आपको इंटरेस्ट बहुत आएगा इस टॉपिक में, है ना। पैटर्न, फिर घटक, उत्पादकता और अपघटन, ऊर्जा प्रवाह कैसे हो रहा है, संख्या, बायोमास और ऊर्जा के पिरामिड। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्पेशली। और इसी में मैं कह रही हूँ कि ये पहले इससे सब डरते हैं और पढ़ने के बाद सबका ये फेवरेट हो जाता है। फिर है पोषक चक्रण, कार्बन और फास्फोरस का, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण, पारिस्थितिकीय सेवाएं, कार्बन स्थिरीकरण, परागण, ऑक्सीजन रिलीज, ये सब हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। पॉलिनेशन, देखिए अब मैं ये आपको बताना चाह रही थी कि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, परागण
और परागण को हमने और कहाँ पढ़ा है, तो देखिए यूनिट एक में यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, ये है हमारी पहली यूनिट। और इसमें जब हम पुष्पीय पौधों में, पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, परागण, इसके प्रकार। तो फिर से जुड़ जाएगा यहां से। ये क्लैरिटी देता है जब हम एक सिलेबस को अच्छे से स्टडी करते हैं। तो देखिए कहां से जुड़ गया, ये पहली यूनिट से, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी और इसका संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड, यहां पर देखें तो बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन, ठीक है। जैव विविधता की अवधारणा पढ़ेंगे, इसके प्रारूप पढ़ेंगे और महत्व पढ़ेंगे, महत्व, ठीक। फिर जैव विविधता को क्या नुकसान हो रहा है, इसके संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, जिसमें से हम हॉटस्पॉट, लुप्तप्राय जीव, विलुप्ति किसे कहते हैं, रेड डेटा बुक किसे कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों को पढ़ेंगे इसके अंतर्गत हम, ठीक। और इसी का आपको जो आपका जनरल स्टडीज है उसमें भी ध्यान रखना है कि आपको ध्यान रखने हैं नेशनल पार्क और ये सब चीजें। फिर है पर्यावरणीय मुद्दे, जिसमें हम प्रदूषण को पढ़ेंगे डेफिनेटली, वायु प्रदूषण और उसका नियंत्रण, जल प्रदूषण उसका नियंत्रण, कृषि रसायन और उनके प्रभाव, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, देखिए यहाँ पर आ गया ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। और जब हमने मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव को पढ़ा था या देख रहे थे, जब हम मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, तो यहाँ क्या था, वाहित मल उपचार, ठीक है। फिर से टॉपिक क्या हो गए, रिलेट हो गए, ठीक है। फिर है रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रीन हाउस का प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग करंट मुद्दे हैं, ओजोन रिक्तीकरण, वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने वाली सफलता की कहानियों के रूप में 3 केस स्टडीज, है ना। ये केस स्टडीज है, इसको समझना है। अब देखिए सीईटी में कुछ सवाल पूछे गए, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको बस इतना बताना चाह रही हूँ कि किसी भी तरह का किसी को ये कंफ्यूजन नहीं रहे। देखिए सवाल बिल्कुल वन वर्ड नहीं थे, ऐसे सवाल नहीं पूछे गए सीयूईटी में कि पूछा जाए, मतलब पूछे गए होंगे डीएनए की खोज किसने की, इस तरह के भी सवाल आए, लेकिन बहुत गहरे सवाल भी थे। जैसे अगर आप इस सवाल को देखो तो लिखा है डीएनए अंगुली छापी तकनीक के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। आप तब तक ये सही क्रम बना ही नहीं पाएंगे जब तक आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एक या डीएनए सीक्वेंस की एक जो स्टेप है वो क्लियर ना हो, ठीक। तो इसमें से एक भी स्टेप इधर उधर होगा तो हमारा आंसर पूरा गलत हो जाएगा। तो ये जो स्टेप्स हैं ये बिल्कुल सही सही याद रहे, सही सही इनका सीक्वेंस रहे, उसके लिए क्या है, हमें डीप स्टडी करनी पड़ेगी। तो उतना तो पढ़ना ही होगा जितना एनसीईआरटी में दिया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये पूरे चरण दिए गए हैं, तो इससे भागा नहीं जा सकता, है ना। जैसे एक सवाल अगर मैं आपको बताऊं, देखिए बिल्ली के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 19 है, इसके मियोसाइट में गुणसूत्रों की संख्या होगी। हम जब पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर दिया हुआ है कि इसमें द्विगुणित कोशिका है तो क्रोमोसोम कितना होगा, अगुणित कितना है तो कितना होगा। लेकिन क्रोमोसोम में नहीं, उसने तो बहुत गहरी बात पूछ ली कि मियोसाइट में कितना होगा। गहरी का मतलब अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो ये सवाल गलत होने का चांस 0 है, हो ही नहीं सकता। इसका उत्तर होगा सी 38। क्यों होगा जब हम पढ़ेंगे तब समझेंगे, लेकिन ये सवाल गलत नहीं हो सकता अगर किसी ने रिप्रोडक्शन को थोड़ा भी सीरियसली पढ़ा होगा, तो ये सवाल गलत होने के चांस 0 हो जाते हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम फैक्चुअल पूछा है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पेपर बना हुआ है। जितने क्वेश्चंस मैं देख पाई हूं अभी तक, तो उसमें ऐसा नहीं है कि, अब देखिए इस तरह के भी सवाल थे जिसमें 2 कथन दिए गए, है ना, 2 कथन के बाद विकल्प किस तरह से दिए गए हैं, इस तरह से। तो ये सवाल बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, अगर ये सीयूईटी में पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको सतही पढ़ाई नहीं करनी है, बल्कि अच्छे से गहराई में हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हम बहुत सारे सवालों के जवाब देने में
एबल हो पाएंगे, सक्षम हो पाएंगे। और मुश्किल है नहीं, आसान है बिल्कुल, है ना। ठीक है, अब देखिए ये है मुक्तावस्था में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीव कौन है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है। ये वन वर्ड का सवाल है, लेकिन इसमें एक चीज उन्होंने जोड़ दी, मुक्तावस्था। ठीक है, तो उससे कंफ्यूजन होता है। तो जब हम ये पढ़ेंगे तो हम देखेंगे अलग अलग तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और उसने मुक्तावस्था जोड़कर एक नई बात को लिख दिया है, जिसकी वजह से ज्यादा सावधानी की जरूरत है। अब देखिए हम जब बात कर रहे थे, अब आप कनेक्ट कर पाओगे। सबसे अच्छा तरीका क्या है, जब हमने सिलेबस पढ़ लिया तो सबसे अच्छी चीज क्या हुई, जैसे ही हम कोई सवाल देखेंगे हम उसे रख पाएंगे। जैसे ये है, मच्छर में प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब मैं आपको कहूं कि पहले तो आप इसे यहां व्यवस्थित मत करिए, पहले आप इसे सिलेबस में देखिए कि ये कौन सी यूनिट में है। तो आपको याद है हमने एक यूनिट में साफ साफ पढ़ा था ये, तो देखिए मलेरिया। ठीक है, तो यानी कि हमारे दिमाग में ना क्वेश्चन देखते ही सबसे पहली चीज ये आनी चाहिए कि ये सवाल किस यूनिट का है। जब आप यूनिट पे पहुंच जाएंगे तो आधी क्लैरिटी आ जाएगी कि ठीक है, अच्छा वहां से पूछा गया है, तब आंसर खोजेंगे। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, प्रैक्टिस से हो जाएगा। अगर आपने सिलेबस को अच्छे से समझा होगा तो ये पॉसिबल ही नहीं कि इस चीज को समझना मुश्किल हो। ये बहुत आसान चीज है कि हमें ये समझ में आने लगेगा थोड़े थोड़े टाइम बाद कि ये सवाल कहां से पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ये था वो क्वेश्चन, तो अब हमें समझ में आ गया कि कहां से पूछा है। ठीक, पढ़ने के बाद हम इन्हें हल भी करेंगे, और ये सारे क्वेश्चन हम यही हल करने वाले हैं। ठीक, अब देखिए ये है, इंसुलिन को प्राक हार्मोन के रूप में संश्लेषित किया जाता है जो परिपक्वता के दौरान डैश अलग करने से बनता है। तो अब ये देखिए इंसुलिन पे सवाल जरूर आया है, लेकिन बहुत सरल सवाल नहीं आया है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल सवाल है, इसके लिए हमें डायबिटीज और इंसुलिन के प्रोसेस को पूरा अच्छे से समझना होगा। ठीक, असत्य कथन पूछे गए कि इसमें से असत्य कथन बताइए। अब इसीलिए मैं कह रही हूं कि थोड़ा तो गहराई में जाके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक गहराई में नहीं पढ़ेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसमें से आपको एक असत्य कथन नहीं चुनना, बल्कि 3 सत्य कथन को पहचानना है। यानी जब तक आपको इन चारों कथन का आइडिया नहीं होगा, आप उत्तर नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो इसीलिए क्या करना है, हमें थोड़ा गहराई में पढ़ना पड़ेगा। अगर आपसे कोई ये बात कह भी रहा है कि ठीक है, सतही पढ़ाई से सीयूईटी बहुत अच्छे से क्रैक हो सकता है, तो मैं दावा कर रही हूँ नहीं हो सकता। आपको ये सतही ही है। एनसीईआरटी आपको बहुत डीप में नहीं पढ़ाती है, लेकिन एक ओवरव्यू देती है। एनसीईआरटी किताब इतनी अच्छी किताब है, वो आपको एक ओवरव्यू देती है, और हर टॉपिक की उतनी जानकारी आपके बेसिक के लिए जरूरी है, क्योंकि जब आप इस एग्जाम को दे रहे हैं तो आपका पर्पस उसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करने का है ना। तो इतना बेसिक तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। फिर है, विषाणु संक्रमित कोशिकाओं से असंक्रमित कोशिकाओं को बचाने में उपयोगी प्रोटीन की पहचान कीजिए। ठीक है, आपको बस ये देखते हुए चलना है कि ये सिलेबस के किस पार्ट में आएगा। अब देखिए ये है, सूची 1 और 2 दी गई है, और इसमें इधर प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस, ये सवाल किसका हो गया, देखिए डीएनए खंडों का पृथक्करण, आणविक कैंची, तो ये बायोटेक्नोलॉजी का सवाल है। यानी ये हमारी यूनिट 4 का सवाल है, और इसके लिए बेस यूनिट 2 है। ठीक, तो बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी को थोड़ा भी ध्यान से पढ़ेंगे अगर आप, तो इस तरह के हल कर पाएंगे। मेरा मकसद इन सवालों को दिखाने का आपको बस इतना है कि जब हम क्या करेंगे, जब हम सिलेबस कर रहे होंगे तो हमारा पैटर्न क्या रहेगा, मैं आपको बता देती हूँ। हम सबसे पहले किसी टॉपिक को पढ़ेंगे, टॉपिक को पढ़ने के बाद हम क्या संभावना है, इससे किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं, उन पर बात करेंगे। हम बात करेंगे अभी भी, क्योंकि हमारे पास सीयूईटी के सवाल तो हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम प्रीवियस ईयर में कौन कौन से सवाल नीट में उससे पूछे गए हैं, एएमयू में या किसी और मेडिकल परीक्षा में कहाँ कहाँ उससे सवाल पूछे गए हैं, उन सब की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उन सब की हम चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। ये अचानक से गायब हो गया है जो हमारा यहाँ पर था, कोई नहीं, अभी हमें जरूरत भी नहीं है। तो हम उन सवालों की चर्चा करेंगे,
और हम लास्ट ईयर के CUET में जितने क्वेश्चन हो पाएंगे, जितने मिल पाएंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, अगर एक हम रेशो देखें तो लगभग हर यूनिट से अच्छा खासा वेटेज है। बहुत बैलेंस्ड पेपर बनाया गया था जितने पेपर बनाए गए थे, और हर यूनिट का पार्टिसिपेशन इक्वल है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि किसी यूनिट को छोड़कर या कम पढ़कर हम अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हमें हर यूनिट को अच्छे से ही पढ़ना होगा। तो इस सिलेबस को बार बार आपको रिवाइज करना है। कल से हम पहले लेक्चर की शुरुआत करेंगे और पहला लेक्चर हमारा क्या रहेगा, जीवों में जनन। ठीक, बहुत आसानी से, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक से हम चीजें याद रखेंगे, हम पढ़ाई करेंगे और क्वेश्चन हल करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उन क्वेश्चन को हल करना, उन सवालों को देखना, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस देगा। जब आप एक टॉपिक के बाद किसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे या प्रैक्टिस क्वेश्चन कर पाओगे, या फिर लास्ट ईयर CUET में क्या पूछा था, अगर हमने ये टॉपिक इसी तरीके से पढ़ा होता तो क्या हम ये हल कर पाते, वो कॉन्फिडेंस देता है। तो उसको हम अपनी हर क्लास में हम शामिल करेंगे। अपनी हर क्लास में हम इसी पैटर्न पर चलेंगे, टॉपिक फिर रिलेटेड क्वेश्चन, फिर टॉपिक और फिर रिलेटेड क्वेश्चन। और ये भी नहीं है कि हम क्वेश्चन सबसे एंड में करेंगे। मान लीजिए एक लेक्चर में हम 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो पहले टॉपिक के बाद हम पहले क्वेश्चन कर लेंगे प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस, और या फिर प्रैक्टिस सबसे अंत में कर लेंगे। एटलीस्ट लास्ट टाइम नीट, किसी भी एग्जाम में, AMU में, नीट में, मेडिकल जहां जहां होता है, हमदर्द में, जहां जहां मेडिकल के कोर्सेज हैं और वहां से सवाल आते हैं, तो उन सब सवालों को हम एक बार हल कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद से जब क्लासेस शुरू होंगी तो आप पूरे जोश के साथ CUET क्लासेस करेंगे, बायोलॉजी की क्लासेस करेंगे और पूरा साथ देंगे, और जो भी हम यहाँ से आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहेंगे वो सारी बातें आप मानेंगे, क्योंकि आप बहुत सिंसियर स्टूडेंट है। तो कल से हम बहुत ही जोश के साथ अपनी CUET की पहली क्लास की शुरुआत करेंगे। तो कल मिलते हैं फिर।